तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं पवना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी कोई कहानी नहीं है। ये कहानी हमारा इतिहास भी है, हमारा वर्तमान भी है, हमारा भविष्य भी है। और अगर हम कायदे से सचेत न रहें तो इस भविष्य में जो कुछ हम देखेंगे वो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप सुनिए। लगातार हमारे देश से अलग अलग जगहों से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा। अब गिरफ्तार तो अक्सर लोग हो जाते हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अलग अलग जगहों से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा और उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। अब यहाँ पे कई सारे लोगों का एक सवाल भी निकल के सामने आता है कि सरकार जिसको चाहती है उसको आतंकवादी बता के फंसा देती। खासकर अगर कोई मुस्लिम हो तो उसको आतंकवादी का तमगा लगा दो, उसके बाद बता दो कि पाकिस्तान से कनेक्शन है और उसके बाद जस्ट उसको आतंकवादी की तरह ट्रीट करो, जेल में डाल दो। कई सारे लोगों के मन में असंतोष रहता है। हो सकता है कहीं ऐसी घटना हुई भी हो, लेकिन आज इस कहानी को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनाने से पहले आपके सामने कुछ सबूत भी रखूँगा। सबूत अभी चंद मिनट पहले जब इस कहानी को मैं सुनाने जा रहा था उसी के चंद मिनट पहले ये सबूत निकल के सामने आया। दरअसल दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है और रात के 10 बज रहे हैं। जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि लगभग 8 बजे के आसपास ये ब्लास्ट हुआ होगा। ब्लास्ट एक कार में हुआ, उसके बाद आसपास के कई सारी कारों में भी उस लपक की वजह से आग लगी। चश्मदीदों ने जो अभी तक बताया है कि घरों तक में वो लपकें देखने को मिली। धमाका भी हुआ। मौके पे दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही। लगातार मेहनत कर रहे हैं दमकल के लोग। अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। लेकिन हाँ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। अब ये किसी आतंकवादी गतिविधि की वजह से हुआ या फिर कार में कोई दिक्कत थी इस वजह से हो गया, या फिर किसी ने खुरापाती तौर पे किसी कार वाले को परेशान करने के लिए ऐसा किया और मामला गंभीर हो गया, एक जांच का विषय है। लेकिन हाँ, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में एक कार धमाके के साथ उड़ी, आसपास के कारों में भी आग लगी और आसपास के जो लोग हैं वो खौफजदा, चूँकि ये दिल्ली की लाल किले के पास की घटना है और लाल किला हमारे देश की एक धरोहर है। और अगर धरोहर के पास भी ऐसी चीज़ें हों तो फिर सवाल पैदा होता है कि कौन ऐसा है देश का गद्दार जो अपने ही देश को खोखला करने पे तुला हुआ है। सवाल सिस्टम और सरकार से भी बनता है कि दिल्ली के अंदर अगर ऐसी कोई घटना सच में हुई है, किसी आतंकवादी संलिप्तता के साथ हुई है, तो सरकार कहाँ सो रही, पुलिस कहाँ सो रही, हमारी इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ सो रही, ऐसी चीज़ें कैसे हो गई? ये तमाम सवाल है। हालांकि अभी पूछना सही नहीं है, क्योंकि अभी भी जानकारी क्लियर नहीं है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ, कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ या फिर ये ब्लास्ट करवाया गया या फिर किसी ने खुरापाती तौर पे कर दिया और मामला इतना बढ़ गया। अभी ये चीज़ें जांच का विषय में भी, जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक वो जांच पूरी कंप्लीट भी हो जाए, चीज़ें सामने भी आ जाए। और इधर मैं कोई कमेंट कर दूँ तो वो चीज़ें सही नहीं है। लेकिन हाँ, ब्लास्ट हुआ है। अब ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? पहला तो एक अपडेट के लिए, और दूसरा आज की कहानी से कहीं ना कहीं जब लिंक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें काफ़ी हद तक एक दूसरे से संबंध रखती हैं। और इस कहानी की असल शुरुआत होती है 1 महीने पहले लगभग। जम्मू कश्मीर में आए दिन क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में अक्सर पाकिस्तान के सपोर्ट में नारे भी लग जाते हैं। पाकिस्तान से जुड़े जो आतंकवादी संगठन है, चाहे जैसे मोहम्मद हो, चाहे गजवात उल हिंद हो, चाहे अलग अलग और जो संगठन है, इन तमाम संगठनों के सपोर्ट में अक्सर नारे वारे भी लग जाते हैं। अक्सर कश्मीर के बारे में ये कहा जाता है कई लोगों द्वारा, जो अलगाववादी नेता हैं वो, कई ऐसे जो पाकिस्तान द्वारा फंडेड आतंकवादी हैं वो, उन सब द्वारा कहा जाता है कि कश्मीर भारत का है ही नहीं। वो भी कश्मीर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनको भी पता है कि चाहे जितनी कोशिश कर लें, कोशिश कभी कामयाब होनी नहीं है, लेकिन उसी कोशिश के नाम पे वो पैसे कमाते रहते हैं, लोगों को भड़काते रहते हैं। अक्सर कश्मीर और जम्मू सेंसिटिव रहा ही है, चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। अभी बीच में आपको याद होगा कि एक सड़क पे 40 श्रद्धालुओं को भी गोली मार दी गई थी। इसके बारे में भी मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी। साथ ही पुलवामा पहलगाम में क्या हुआ आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपको सारी चीज़ें पता है। और जाहिर सी बात है, इसमें कोई कितना भी इनकार कर ले, कितना भी मना कर ले कि नहीं, कश्मीर और जम्मू का हर एक नागरिक दूध का धुला हुआ है, हर आदमी वतन परस्त है, अपने देश से प्यार करता है, अपने मुल्क से ईमान रखता है। लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं
कि अगर बाहर से कोई आके घर के अंदर हमला कर रहा तो इसमें घर वालों का हाथ जरूर है। जब भी घर की दीवार टूटेगी तो घर वाले का शामिल होना लाजमी है, क्योंकि घर वाले ही बता सकते हैं कि दीवार कमज़ोर कहाँ से है। ठीक, तो अभी चंद दिन पहले की बात है, अलग अलग जगहों में खासकर अनंतनाग और आसपास के इलाकों में अचानक से जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में नारे और पोस्टर लगाए गए। अब सुबह जब पुलिस वाले और आसपास के जो अच्छे लोग थे वो उठते हैं और उठने के बाद देखते हैं कि जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में नारा लगा और पोस्टर लगा, तो वो बेचारे बड़े परेशान हुए। उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। अब पुलिस को जब इत्तला किया तो पुलिस वाले भी फ़ौरन हरकत में आए, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें फ़ौरन ना रोकी जाएं तो धीरे धीरे लोग और जुड़ने लगते हैं, फिर मामला गंभीर हो जाता है। उसके बाद पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की, और जांच पड़ताल शुरू करने में सबसे पहले पुलिस वालों को यही करना था कि ये पोस्टर लगाया किसने। पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ कि आपने किसी को कुछ देखा करते हुए, कोई आदमी जो ऐसी संदिग्ध हरकतों में हाथ लगा सकता है, कोई आदमी जो ऐसे काम को कर सकता है। ये तमाम सवाल पुलिस वाले पूछते हैं। जवाब कुछ खास नहीं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया। इधर सरकार का भी प्रेशर बना कि जल्द से जल्द इस मामले को रिजॉल्व करो, नहीं तो लोगों के मन में असंतोष आ जाएगा, डर का माहौल हो जाएगा कि भाई आतंकवादी संगठन और उसके समर्थन में लोग हमारे आसपास एक्टिव हैं, लोग चैन से कहाँ सो पाएंगे। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। इसी दौरान पुलिस वालों को एक सीसीटीवी कैमरा मिलता है। अब पुलिस वाले जब सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं और उसके बाद उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो इत्तेफाक से एक शख्स इस पोस्टर को लगाता हुआ दिखाई दे जाता है। अब जैसे ही शख्स की तस्वीर पुलिस वालों के हाथ लगी, पुलिस वाले फ़ौरन इसके बारे में पता करते हैं, और जब पता करते हैं तो पता चलता है कि इस शख्स का नाम है आदिल अहमद, और ये सहारनपुर का है, मतलब मौके पे सहारनपुर में है, और ये कश्मीर का ही रहने वाला है, अनंतनाग उसी जगह का। जैसे ही पुलिस वाले उसको देखते हैं, देखने के बाद जानकारी मिल ही जाती है, फ़ौरन उसके घर पे दबिश डालते हैं। जहाँ वो रहता था वहाँ दबिश डालते हैं। जब दबिश डालते हैं और उसके लॉकर को चेक करते हैं तो उसके लॉकर से एक राइफ़ल, और वो राइफ़ल नहीं जो घरों में अलाउ होती है, 9mm वाली, AK-56 AK-47 की कैटेगरी की, साथ ही कई संदिग्ध चीज़ें, उसमें से कुछ बम बनाने की भी चीज़ें थी, कारतूस, मैगजीन, बर्रेटा 9mm की पिस्टल, और वो तमाम चीज़ें जो एक टेररिस्ट कैरी करता है इसके लॉकर में मिलती है। अब जैसे इसके लॉकर में ये तमाम चीज़ें मिली, फ़ौरन पुलिस वालों को अब कोई इफ बट था नहीं कि आदमी कोई साधारण आदमी है नहीं, इसने कोई गलती से ये तमाम चीज़ें की नहीं, इसकी अपनी एक मोरस ऑपरेंडी है। फ़ौरन पुलिस वाले आदिल अहमद को गिरफ्तार करते हैं। पूछताछ जारी होती। पहला सवाल यह है कि आदिल अहमद कौन है। तो कहा जाता है कि अगर आदमी पढ़ा लिखा हो जाए तो गलत कामों में हाथ नहीं डालता, लेकिन जिसकी मानसिकता जिस सोच पे आ जाए तो चाहे जितना पढ़ा लिखा हो जाए, आतंकवादी सोच उसकी जाएगी नहीं। और ये बात आज तथ्य के साथ कह रहा हूँ। आदिल अहमद बेहद पढ़ा लिखा है। कहने सुनने में खबर ये भी आई है कि 12th में इसके बायोलॉजी के मार्क बड़े अच्छे थे। इसके बाद परिवार वालों ने कहा कि काम करो, तुम मेडिकल की तैयारी कर दो। इसके बाद आदिल अहमद ने मेडिकल की तैयारी की, और उस दौर में जब जम्मू कश्मीर इतना सेंसिटिव था, पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था, उस दौर में भी आदिल अहमद को मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, अनंतनाग मेडिकल कॉलेज। और इसी अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता। प्रैक्टिस करने के दौरान इसका जो झुकाव था धीरे धीरे कश्मीर को तोड़ने की तरफ, धीरे धीरे कश्मीर को अलग करने की तरफ, और साथ ही कश्मीर से कुछ अलगाववादी चीज़ों को जोड़ना, आतंकवादियों से बात करना, ये तमाम चीज़ें इसके स्वभाव में शामिल होती गई। मौके पे साल 2024 तक इसी अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में जॉब करता था। वहाँ से इसने 2024 में इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद ये आ जाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है सहारनपुर। इसी सहारनपुर में रहने लगा और यहीं पे एक जगह पे नौकरी करने लगा। और नौकरी करने के दौरान भी ये लगातार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे मोहम्मद, गज़वातुल हिंद, इन तमाम आतंकवादी संगठन से ये जुड़ा रहा। अब ये तमाम कहानी पुलिस वालों को जब पता चली तब पुलिस वाले और टेंशन में आए कि चलो अगर अस्पताल तक में अब आतंकवादियों की पैठ है तो क्या अकेले यही है या फिर और लोग हैं। अब पूछताछ इससे जारी हुई। जब इससे पूछताछ जारी हुई
और इसके फ़ोन और बाकी चीज़ों को जब तलाश किया गया तब एक नाम और पता चला, और ये नाम था डॉक्टर मुजम्मिल शकील। पुलिस की टीम मुजम्मिल शकील के बारे में पता करती है, मुजम्मिल शकील के बारे में पता करती है, उसकी लोकेशन मिलती है। उसके बाद मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार करने के लिए जम्मू और कश्मीर की पुलिस हरियाणा आ जाती है। हरियाणा पुलिस से बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद पूरा मामला समझाती है और साथ ही ये भी बताती है कि इस मामले को बड़ा टॉप सीक्रेट रखना है, क्योंकि एक आतंकवादी का अगर कोई दोस्त है तो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, बाकायदा उसकी ट्रेनिंग हुई होगी, बाकायदा उसको सबूत मिटाना, सबूत क्रिएट करना, अपने आप को ख़त्म कर देना, सुसाइड बॉम्बिंग तरीके से काम, ये तमाम चीज़ें उसको सिखाई गई होंगी। तो अगर उसको जरा भी भनक लगी कि पुलिस वाले अलर्ट हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो भागेगा या फिर खुद को ख़त्म कर देगा। खुद को ख़त्म कर देगा तो फिर कोई सबूत मिलेगा नहीं, या फिर वो जिस मकसद से आया उस मकसद को जल्दी अंजाम दे दे तो फिर तो नुकसान हो जाएगा लोगों का। हरियाणा पुलिस ने भी बात को समझा, उसके बाद गुपचुप तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का टारगेट था फरीदाबाद, और फरीदाबाद में एक गांव लगता है धौज गांव। पुलिस की टीम फरीदाबाद के इसी धौज गांव में 12 लोगों के साथ, यानी 12 गाड़ियों में अलग अलग टीम बना के आती है। आने के बाद इसी धौज गांव में एक कमरे पे दबिश डालती है, इस उम्मीद में कि जो मुजम्मिल शकील है इसको पकड़ा जाएगा। लेकिन अंदर जब दबिश डाली गई तो अंदर का जो मंजर था उसे देखने के बाद चाहे पुलिस वाले हों चाहे आसपास के तमाम लोग हों, ये तमाम लोग डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि शायद जो चीज़ अंदर थी अगर वो फट जाती या फिर कुछ हो जाता तो पूरा का पूरा गांव गायब हो जाता। अंदर अभी तक रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि लगभग 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट था। हालांकि शुरुआत में दावा किया गया कि आरडीएक्स मिला है, लेकिन बाद में पुलिस ने इस चीज़ का खंडन किया और कहा कि आरडीएक्स नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट है। अब यहाँ पे भी कई सारे लोग सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढने लगे कि अमोनियम नाइट्रेट है, आरडीएक्स नहीं है, किसी को फेक फंसाया जा रहा। तो अभी अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, क्या खतरनाक है, क्या नहीं है, वो भी अभी आपको बता दूंगा। बहरहाल अमोनियम जो नाइट्रेट है 360 किलोग्राम, साथ ही राइफल, पिस्टल वही बरेटा 991 MS, कारतूस वो भी जिंदा, यानी दाग दो तो जान निकल जाए, बैटरीज जो बम बनाने में इस्तेमाल हो, टाइमर अगर टाइम बम बनाना हो तो वो उसमें लग जाए, ये तमाम चीज़ें उस कमरे से बरामद हुई। अब पुलिस वाले जब इन तमाम चीज़ों को बरामद करते हैं तब सवाल बढ़ा कि आखिर होने वाला क्या था। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पुरुषों को क्या कहा जाए, इस मामले में एक महिला का भी नाम आया जिसका नाम था शाहीन साहिब, और वहीं से फिर पुलिस की टीम आ जाती है लखनऊ। और शाहीन साहिब जो थी महिला, इसकी कार की जब तलाशी लेती है तो पता चलता है कि इसकी कार में भी बंदूक और बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। और रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि जो शाहीन साहिब है वो मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड है, और दोनों एक दूसरे से प्यार व्यार करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ शादी वादी भी करना चाहते थे, और दोनों एक दूसरे के साथ अपने मकसद में जटे हुए थे। इधर ये तमाम चीज़ें हो गई। अब बड़ा सवाल है कि इस पूरे मैटर में शामिल कौन कौन था। तो फाइनली अभी तक पुलिस वालों ने 7 से 8 जगहों पे दबिश डाल के कुछ गुजरात में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ और जगहों पे गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके अभी तक की रिपोर्ट अगर आपको बताऊं तो लगभग 3000 के करीब किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट है वो पकड़ा गया। बाकी खतरनाक मशीन गन, राइफल, AK-47, AK-56, 9mm की गोलियां, 9mm को चलाने वाले पिस्टल, ये तमाम चीज़ें पुलिस ने अभी तक बरामद की है। इतनी बरामदगी होने के बावजूद भी लाल किले में जो कुछ हुआ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, इधर कई सारे लोगों के जहन में सवाल है कि आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट क्या है। आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट दोनों में देखा जाए तो अंतर तो है, लेकिन ये अंतर महज चंद चीज़ों का है। आरडीएक्स अपने आप में सेल्फ ब्लास्ट होता है, अमोनियम नाइट्रेट सेल्फ ब्लास्ट नहीं होता। लेकिन अगर अमोनियम नाइट्रेट को कोई ईंधन मिल जाए, कोई फ्यूल मिल जाए, तो ये आरडीएक्स से ज़्यादा तेज़ी के साथ ब्लास्ट होता है। आरडीएक्स की जो रेंज बताई गई है वो 8000, और इधर अमोनियम नाइट्रेट की इंडिविजुअल जो रेंज है वो 3000 से 4000। तो यहाँ पे देखा जाए आधे का अंतर तो है, लेकिन अगर कोई भी ईंधन मिल जाए, उसमें कोई और चीज़ सेट कर दी जाए, तो ये आरडीएक्स से ऊपर की चीज़ हो जाएगी। इतना आरडीएक्स मिला है या फिर इतना अमोनियम नाइट्रेट मिला है कि ये पूरे गाँव को दहलाने के लिए सफिशियंट है। और अब आप सोच के देखिए कि 7 से 8 जगहों पे चाहे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो,
चाहे JNK की पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, इन्होंने ऑपरेशन चला। इधर यूपी पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया गया, उनसे बातचीत की गई, उनकी मदद से फिर जो आदिल अहमद है उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो शाहीन शाहिद है उसको गिरफ्तार किया गया लखनऊ से। इसके बावजूद भी दिल्ली के लाल किले के पास अभी ब्लास्ट की खबरें निकल के आई हैं। तो क्या हम ये कह के अपना पक्ष हल्का कर सकते हैं कि भाई जब चुनाव आता है तब ऐसी चीज़ें होती, चूँकि अक्सर ये चीज़ें भी हमने सुनी है। अब चुनाव आए, जलजला आए, भूकंप आए, कोई फंक्शन आए, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हमें कभी जम्मू कश्मीर में सुनाई देती थी वो चीज़ें आज हमें दिल्ली में भी सुनाई दे रही हैं। आतंकवादी गुजरात से भी पकड़े जा रहे हैं, आतंकवादी उत्तर प्रदेश से भी पकड़े जा रहे हैं। तो आज कायदे से हमारे देश को ये सचेत होने की ज़रूरत है, हमारे देश को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर अब हम टाइम से काम नहीं करेंगे, अगर हम टाइम से अपने दुश्मनों को ख़त्म नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में सिचुएशन हमारे लिए काफ़ी ख़राब हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर देश में कई जगह धमाके भी देखने को मिल सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आज ईश्वर न करें लेकिन सिम्टम यही कह रहे हैं, लक्षण यही कह रहे हैं कि लाल किले में हुआ। खैर, तो फिलहाल लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, न जाने कितनी राइफल बरामद की गई, और गोलियाँ, छर्रे, TNT बनाने के लिए तमाम और जो डेटोनेटर हैं, बैटरीज, बाकी अब क्या कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी कि आज क्या क्या हुआ है, और जैसा अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, तो चैनल पे जुड़ के रहिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी जवाब कौन देगा वाली सीरीज़ में। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।